Okay, now we will start with our question and answer session. We will take up first question by Mr. Saumil Aher. Good evening, sir. Good evening, Pritesh ji. मेरा question is regarding the amount जो society charge करती है, like the penalties. So that penalties might come under the asset because society वो decide करेगी कि वो हमारी ये asset है, हम उसका profits कर रहे हैं उसके ऊपर से. So what happens in many instances, it's connected to the last webinar which Hemant had conducted. Abhi all of a sudden in instances in which way societies have started few members को उन लोग penalty charge करे और हम लोग कैसे तो maintenance collect कर रहे हैं. जो initially अगर समझो maintenance society लाख रुपया होता था वो divide कर देते थे members के बीच. तो अभी क्या होगा कि नया लॉ है 169A जिसमें 5 टाइम मेंटेनेंस को कलेक्ट करते हैं. तो क्या हुआ कि लाख के बदले भी सोसाइटी को इनकम आ गया 3 लाख. तो अभी वो 3 लाख को क्या करती है कि वो डिवाइड कर देती है तो ओवरऑल मेंटेनेंस बाकी जो मेंबर्स है उनका कम कर देती है और जो मेंबर्स का वो इंडिविजुअल 3-4 मेंबर्स है उनके ऊपर वो मेंटेनेंस बढ़ा देती है. नाउ व्हाट हैपेंस, वो 3 मेंबर है वो पेमेंट नहीं करते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है. वो बोलते हम 5 गुना खरीदते, तो वो 5 गुना का वो डिस्प्यूट में चले जाता है. सो व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैज ऑन द अकाउंट्स व्हेन इट कम्स टू द अकाउंट. एंड सेकंड बीइंग कि ऑफ कोर्स इट्स अ डिस्प्यूट एंड व्हिच इज गोना रन फॉर द इयर्स. तो उसका आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन अकाउंट में क्या होगा. एंड वन मोर थिंग, जब 7,500 का ब्रैकेट है फॉर जीएसटी, तो अभी वो अगर समझो उदाहरण से 3,000 अगर आपका मेंटेनेंस है तो 15,000 हो जाता है, 5 गुना हो जाता है. तो आपके जीएसटी के ब्रैकेट में आ गया. तो सोसाइटी ये भी बोलती है कि हम आपका अभी जीएसटी में हम आपको चार्ज करेंगे, यू आर लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट आल्सो. सो देयर आर 2 फैक्टर्स. वन इज द डिस्प्यूट, वो अमाउंट का हो गया. एडिशनली वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे गवर्नमेंट एंड से भी जीएसटी लायबिलिटी बढ़ा के. Hence, what is your view on this? And from a accounts point of view, audit point of view, how much it holds that stand? If you can elaborate a little bit on this, because this is something where many societies since last few years they have started doing this. उन लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा मेंटेनेंस बाकी मेंबर्स का कम हो गया है, हम ये 3 मेंबर के ऊपर बर्डन डाल दें. So legal implications on that in terms of accounts, and you can elaborate a little bit on this factor. ऐसा वैसा है कि अकाउंट्स इन ए सोसाइटी आर ऑन पारी पासू बेसिस. सरखा सरखा सिक्योरिटी से 100 रुपये आया, सिक्योरिटी का 100 रुपये खर्चा करना है. सिक्योरिटी का खर्चा, पोस्टल का खर्चा, पगार पानी का खर्चा, बिजली लाइट वगैरह का ये खर्चा हो गया. तो मानो सब खर्चा मिला के खर्चे की बात कर रहे हैं हम. तो सब खर्चा मिला के मानो 200 रुपये हो गए और बिल्डिंग में 20 लोग हैं उदाहरण के तौर पे. तो सबको डिवाइड होता है 200 रुपये, 20 रुपये पर मेंबर आता है. उसमें जो अदर इनकम आती है विच आर नॉन स्टैटिक इनकम. अभी जैसे उदाहरण के तौर पे पगार पानी देना है, सैलरी का, सिक्योरिटी का, वो तो स्टैटिक है ना, हर समय का सेम टू सेम रहेगा. नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस को इनकम में लेना, पेनल्टी को इनकम में लेना, इंटरेस्ट को इनकम में लेना, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के विरुद्ध में है. कम से कम कोऑपरेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल के विरुद्ध में है. सो व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू आर पेइंग 200 रुपीज फॉर द सिक्योरिटी एजेंसी, you have to collect 200 rupees from the members and divide it equally amongst everybody. This has to be determined in what is called as a budget projection sheet under section 75. And any other income which is non-static, any other expenditure which is non-static. So any other income which is non-static, just say non-occupancy charges, can we say it is static? What do you say, Mr. Ayer? Can we say it is fixed? No, it's not fixed. It will depend as per the tenant when they come and go. Yeah. So can you give me an example? Let me argue with you for half a minute. Can you give me an example of non-static incomes? Non-static, it will be like non-occupancy charges, which won't be a static. If society has passed some resolution regarding some small penalties, तो वो collect कर रही है, that can be the non-static income. So I think these can be some of the non-static incomes. If there is I'm not sure, but if there's some mobile tower or something like in temporary space to some member of the society. Exactly. Yeah. उसी तरह आपका नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस स्टैटिक नहीं है क्योंकि 1 साल में है, आधे साल में है, पौने साल में है, वगैरह वगैरह एंड सो. आपका नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कभी कभी लगता है, आई मीन एनओसी चार्जेस, नो ऑब्जेक्शन ड्यूज की कई सोसाइटीज चार्जेस लेते हैं, कई पेनल्टी लेते हैं साइकिल रखने के लिए, ये रखने के लिए, वो रखने के लिए.
सो दिस आर नॉन स्टैटिक। तो इस इनकम जब आता है तो ये इनकम को बैलेंस शीट में इनकम में नहीं लेना है, आपको वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपका इनकम नहीं है। अभी अगर आपने वो इनकम ले लिया और उस बेसिस पे आपने बिल्डिंग बना लिया, तो आपका नेक्स्ट ईयर का बिल्डिंग को क्या आप रिड्यूस करोगे? आप बोलोगे कि नहीं, इस बार मेरे को पेनल्टी 2 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए इनकम आ गया, 4 लाख हो गया, मेरे खाली बीसी मेंबर है तो हमारे मेंटेनेंस माइनस हो गया। तो उस साल आपने मेंटेनेंस माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर क्या करोगे आप? माइनस माइनस में करोगे कि फिर से बढ़ा दोगे? सर डिस्प्यूट्स रेज करेंगे आप कोर्ट में, तो वो तो डिस्प्यूट पे जाने वाला नहीं है कहीं पर भी। तो द कीवर्ड इज income is equal to expenditure is equal to division of bills for all members. Any non-static income will be not be considered as an income from members. It will go to reserve fund. Membership entrance fees उधर जाएगा, membership transfer fees उधर जाएगा, share transfer premium उधर चला जाएगा, and so on. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आहिर साहब? सर जैसे कि आपने नॉन स्टैटिक बनाया, लेकिन सोसाइटी क्या कर रही है, वो स्टैटिक बना देती है इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि आपका शूरैक बाहर है, हम आपके पास से मेंटेनेंस कलेक्ट करेंगे, और वो स्टैटिक हो जाता है क्योंकि वो फिक्सचर है वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वो बोलते हैं हम आपके पास से 5 टाइम्स ले लेंगे। जैसे कि टेरेस है तो बोल रहा है वो स्टैटिक इनकम बना देती है, वो बोलती है कि एवरी ईयर हम चार्ज करते जा रहे हैं, 12 महीना चार्ज किया, बाद में वापस रिकरिंग हो गया, तो वो सोसाइटी क्या करेगी, वो क्या उसमें इनकम में डाल देगी, और इनकम में डाल के वो क्या बोलती है कि अभी हमारे पास तो फंड आ रहा है, चलो हम मेंबर पे भी नहीं कर रहे, लेकिन बोल रहा है कि हमारे पास फंड है जो आज न तो कल आएगा, हेंस हम क्या करेंगे, हम सबका बाकी लोगों का मेंटेनेंस को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो 200 रुपया जो है अभी ऑलरेडी हमें 400 रुपया मिल रहा है, तो 200 रुपया जो हम डिवाइड किया हुआ था, वो 20 मेंबर में जो 10 रुपया आ रहा था, वो हम अभी चलो उसको करके 2 रुपया कर देते। तो ये भी प्रैक्टिसेस कर रही है। सो व्हाट इज द लीगैलिटी, व्हाट टेक्निकली आर दे करेक्ट, व्हाट दे डू इट? Can you elaborate on that? Prudent, I will take this as your last question because there are other people also. A prudent society will not do what you have just described. A prudent society will take into consideration the expenditure and make it that as an income, recover that particular expenditure from the members, which you say as income. Mr. Satyanarayan Gaur sahab, are you there? यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ, ये डेप्रिसिएशन का जब बता रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रहा था, तो डेप्रिसिएशन के अंदर कंप्यूटर वगैरह के बारे में बातें हुई, लेकिन व्हाट अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, वेदर इट कम्स अंडर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, उसको कैसे क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी की लैंग्वेज अपन समझे, हाउसिंग सोसाइटी को लेकर? जी मैं बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले जो लैंड है इज अ स्केर्सिटी जो है, क्योंकि लैंड जो है पूरे पृथ्वी पर, पूरे जो वर्ल्ड में जो है वो एक स्केर्सिटी रिसोर्स है, क्योंकि वो स्केर्सिटी रिसोर्स है, उसकी वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट। तो लैंड की जो वैल्यू है वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। आप कभी भी कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, कहीं पे भी केस लॉ देख लीजिए, आपको कभी भी ऐसा सुनने नहीं मिलेगा कि आज ये जमीन मान लीजिए 1 गुंठा जमीन है, वो 1 लाख में मिल रही है, आज से 5 साल के बाद उसका रेट 80,000 या 70,000 नहीं, उसका वैल्यू जो है हमेशा एप्रिशिएट हो। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आता। अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो अगर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग को कन्वेंस हुआ है और सोसाइटी की लैंड पे अपना खुद का बिल्डिंग है, कन्वेंस मतलब सोसाइटी जिस प्लॉट पे खड़ी है, जो सोसाइटी का बिल्डिंग जो प्लॉट पे खड़ा है, वहां पे वो लैंड सोसाइटी की खुद की मानी गई है, उसे हम कहेंगे कन्वेंस। अगर कन्वेंस हो चुका है तो जो बिल्डिंग जो सोसाइटी की है उसके ऊपर अगर सोसाइटी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो उसका रेट आएगा 10%। लेकिन अगर सोसाइटी ने अपने एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग को क्लासिफाई किया है, पर्टिकुलरली जहाँ वर्ड आ जाता है लैंड, तो वहां सर कभी भी फॉर द लाइफ लॉन्ग डेप्रिसिएशन नहीं है। तो ये एक चीज है। अगर सिर्फ बिल्डिंग को अलग से क्लासिफाई किया हुआ है तो वहाँ पे 10% का रेट चार्ज। राइट सर। ठीक है। और सेकेंड ये जो आपने मतलब कोई कंसेप्ट नया नहीं है, इनकम टैक्स इन एक्सेस ओवर इनकम, जी जब प्रॉफिट के हिसाब से अपन देखें
तो क्या इनकम टैक्स भरना पड़ता है? कई एक सोसाइटियां जो कि इनकम टैक्स नहीं भरती है, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट इनकम बताने के बावजूद भी। जी तो इसके बारे में कैसे क्या आप जी। समझाओगे? अब सर इसमें क्या है, ये वेरी रिलेटेड टू टैक्सेशन आ जाता है। अब यहाँ पे जो है, जो हम सरप्लस की बात करते हैं, इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, अब क्योंकि सोसाइटी ने जो कलेक्शन किया हुआ है फंड्स का, वो मेंबर से किया हुआ है, और सोसाइटी जो एक्सपेंस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या सैलरी या सिक्योरिटी चार्जेस या कोई और एमिनिटीज के लिए खर्चा, वाटर एक्सपेंस किया, वॉट एवर इट इज, तो वो सारे सोसाइटी के मेंबर के लिए ही खर्चा किया। अब ऐसे केस में जो सरप्लस हमारा बचता है, उसके ऊपर कभी भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स के लिए काम कर रही है, अपने मेंबर्स को वेलफेयर दे रही है। तो ऐसे केस में जो सरप्लस है वो म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स लगता किस पे। इनकम टैक्स ऐसी इनकम पे लगता है जैसे कि सोसाइटी ने कहीं अलग से इन्वेस्टमेंट किया है, अपने मेंबर्स के कलेक्शन से अलग, कुछ सोसाइटी ने अलग से उन फंड्स को अलग से कहीं पे इन्वेस्ट किया है, या वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या कभी कभी डिविडेंड भी आ रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी ने अपनी जो टेरेस प्रीमाइसेस है वो टावर के लिए कंपनीज को रेंट पे दी हुई है, तो वहां पे जो है वो कंपनी सोसाइटी को रेंट पे करती है एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, व्हाटएवर जो जिस भी तरह से टर्म्स डिसाइड होते हैं। तो ये टावर इनकम जो है या इंटरेस्ट इनकम जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर देने के अलावा अतिरिक्त की इनकम है। तो ये सारी जो इनकम है वो इनकम टैक्स के लिए ऑफर होती है। जो हमारा सरप्लस होता है वो कभी भी इस पे टैक्सेशन नहीं। Okay. Next question is by Uday Kumar Tandil, please. Yes, sir. Regarding the GST, Yes. if the members' maintenance charge exceeds 7,500 applicable for GST, in that case, if turnover is less than 20 lakhs, is it applicable to GST? Next also, if the society's turnover is more than 20 lakhs and members' contribution is less than 7,500, is it applicable? Next one, what includes in 7,500? Thank you, sir. इस पे मैं आंसर देना चाहूंगा सर। जो जीएसटी के जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो कंडीशन डाली गई है वो कंडीशन ये है कि 7,500 पर मंथ एंड 20 lakhs पर एनम, यानी कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपको जीएसटी लगेगा। जहाँ पे 7,500 पर मंथ से ज्यादा मेंटेनेंस है लेकिन टर्नओवर 20 लाख से कम है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे वर्षा 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है लेकिन पर मंथ अगर 7,500 से कम है तो वहां पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जीएसटी की जो टर्म्स कंडीशन लगती है, बोथ द थिंग 7,500 पर मंथ एज वेल एज 20 lakhs पर एनम, ये जब दोनों कंडीशन मीट होगी तभी जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी में कुछ चीजें आती है जैसे कि आ गया मेंटेनेंस चार्जेस, आपका वाटर चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, ऐसे कुछ 3-4 चीजें मिला के वो आपका जो रेगुलर मेंटेनेंस बनता है और जो सिंकिंग फंड जो कलेक्ट करती है सोसाइटी, ऐसे 3-4 फैक्टर मिला के एक पर्टिकुलर अमाउंट जो एवरी मंथ मेंबर से कलेक्ट करना ही करना है कंपल्सरी बेसिस, उतनी चीजों को कंसिडर करके ये लिमिट स्पेसिफाई। Thank you, sir. Before OC, if the project is under development and if the agreement is made, why GST is to be paid? I am not able to answer. It is on the spur of the moment that this particular GST is calculated as of transaction as of today. अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बिल तो रेज कर दिया, 100 रुपए का बिल रेज कर दिया, उस पर 18 रुपए जीएसटी देने का भी आपने डिडक्शन कर दिया। आपको तो फाइल 1 महीने के अंदर ही जीएसटी का करना है, तो आप तो फाइल कर दो, बाद में आप क्लेम करते रहो कि भाई जीएसटी पेएबल है, रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। तो आई थिंक यही फॉर्मूला इस पर्टिकुलर इंसिडेंस में भी होगा तांडिल साहब जो आपने पूछा। लेकिन ओसी के बाद जीएसटी नहीं मुझे लगता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ जीएसटी प्रॉब्लम्स। प्रीतिश जी सर थोड़ा सा मैं अगर इस पे कहना चाहूंगा कि ये जो ओसी वगैरह पे जो जीएसटी लगता है वो बिल्डर आपको चार्ज करता है, सोसाइटी आपको कभी चार्ज नहीं करती, क्योंकि जब तक आपको ओसी नहीं मिला है आप उस यूनिट को, सोसाइटी के उस यूनिट को यूज नहीं कर सकते या आप वहां पे रह नहीं सकते।
जब तक एक प्रीमाइसिस बन रही है, ओसी नहीं मिला है, तब तक की जो फॉर्मेलिटीज है उस पर बिल्डर आपको जीएसटी चार्ज करेगा। एक बार जब बिल्डिंग प्रीमाइसिस खड़ी हो गई, एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो गई, उसके बाद सोसाइटी आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल आप सोसाइटी का जो मेंटेनेंस या टर्नओवर का जो क्राइटेरिया वो सोसाइटी मीट करती है। तो सोसाइटी आपको ओसी आने के बाद आपको कभी जीएसटी चार्ज नहीं। सर जीएसटी चार्जेस मैं टोटल फ्लैट परचेस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। नहीं तो सपोज 1 करोड़ वो सोसाइटी चार्ज नहीं करेगी ना, वो बिल्डर ने आपको चार्ज किया होगा। लिसन, 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, हाँ। लेकिन ओसी मिलना बाकी है, तो बिल्डर इज चार्जिंग द जीएसटी, लेकिन आफ्टर ओसी जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल। यस सर, वो बिल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ पे वो बिल्डर का जो बिजनेस है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का, वहाँ पे बिल्डर को जीएसटी लगेगा। इसके लिए बिल्डर आपको जीएसटी चार्ज करे। राइट। लेकिन ओसी आने के बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्म हो जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करती। राइट। यस सर, एनीथिंग एल्स सर? Thank you. Okay sir, welcome. थैंक यू मिस्टर चांदी। बट आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो गया है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको 25,000 रुपए का पेनल्टी लगाने का प्रोविजन है उसके अंदर। आई जस्ट रिपीट, सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करोगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट उस सोसाइटी को 25,000 रुपए का पेनल्टी लगाएगी। एनीवे, थैंक यू मिस्टर तांदिल फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्वप्ना राउत। सर मेरा जीएसटी को लेके ही एक क्वेश्चन है और एक है एटीपी, सेक्शन एटीपी के लिए। तो पहले मैं जीएसटी का बोलती हूँ। आपने बताया कि 7,500 के नीचे सोसाइटी को जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जिस केस में कमर्शियल शॉप्स भी होते हैं उस केस में क्या है सर? जी मैडम, देखिए ये जो मेंटेनेंस चार्जेस का रूल है वो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कमर्शियल सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी। आपका मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के बिलो है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर अपर जा रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल। सेकंड मेरा क्वेश्चन है सेक्शन एटीपी के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि अगर सोसाइटी कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करती है तो उसका जो इनकम जनरेट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट इससे एग्जम्पशन देती है। लेकिन अभी मैंने कई सोसाइटीज में देखा है कि उनको एटीपी के अंडर उन्होंने जो बैंक इंटरेस्ट होता है, जो कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, तो इसके साथ में कैसे हो? अब यहाँ पे ना सर मैडम बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द लॉ। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स क्या कह रहा है, जो एटीपी का सेक्शन है उसमें सेक्शन 80 सब सेक्शन पी क्लॉज 2 सब क्लॉज डी, एटीपी 2D, ये पूरा सेक्शन है जो ये बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, लॉ में ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं या वहाँ पे जब हम केस फाइट करते हैं तो वहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स है वो क्लियरली ये स्टेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है सिर्फ वही एग्जम्प्ट हो रही है, ना कि सेविंग इंटरेस्ट। अब क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग इंटरेस्ट भी रखा है, कोऑपरेटिव बैंक में एफडी भी रखा हुआ है, तो जो एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वही एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो बकायदा टैक्सेबल होगा और सोसाइटी को उस पर टैक्स पे करना होगा। ओके। और ये चीज अभी भी एक क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर जो है इसको टैक्सेबल कर रहे हैं, लेकिन हम जो है बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए हम इस पे फाइट कर रहे हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज को इस पे बेनिफिट मिला भी है, तो ये थोड़ा सा अभी भी ग्लिच चल रहा है हाउसिंग सोसाइटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। बट आई एम श्योर आप जो है इन्वेस्टमेंट एफडी का जो इंटरेस्ट है उसको अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको और लॉन्ग टर्म आपको वो बेनिफिट मिलेगा, वो एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। Okay, thank you, Mr. Raut, for joining in. Next question is by Vaman Pai.
Sir, I had some questions regarding that scope of TDS. So, in particular societies where construction or repair work is done by contractors, you said you have to, if an individual contractor is doing, you have to deduct 1% of the payment. Now, in case where materials are bought by the society and only labor charges are paid to the contractor, is this concept works like that? Or for the materials also we have to deduct that 1% TDS if the amount is more than 10 lakhs? सर इस पे जो है मटेरियल पे कभी भी टीडीएस नहीं लगता, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है वो एप्लीकेबल होगा टीडीएस के लिए। तो जैसे मैंने कहा, अगर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल या एचओएफ है तो आप 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा। इसमें भी कैसा है कि अगर आपका वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग बियॉन्ड 30,000, अगर सिंगल पेमेंट आपका 30,000 से ऊपर जा रहा है तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, या ओवरऑल पेमेंट्स इन अ होल ईयर अगर सारे पेमेंट्स मिला के 1 लाख के ऊपर जा रहा है तभी आपको उसमें टीडीएस डिडक्ट। लेकिन जो उसके कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, सर्विस चार्जेस, उसी पे टीडीएस आता है, मटेरियल पे कभी भी टीडीएस नहीं। सपोज अभी सोसाइटी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिस्प्ले नहीं किया कि हम लोग ने टीडीएस इतना इतना डिडक्ट किया है, और जो भी स्टैट्यूटरी प्रोसीडिंग है वो नहीं किया है, तो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन लेता है हमारे पे, टीडीएस का भरा नहीं करके एक्शन लेता है, पेनल्टी लगाता है। तो जो पेनल्टी लगाता है वो मेंबर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है कि खाली मैनेजिंग कमेटी इज ओनली लायबल, क्योंकि वो लोग का नेग्लिजेंस के वजह से ये मैटर हुआ है। एंड इसमें क्या सोसाइटी का जो एनुअल ऑडिट होता है, क्या ऑडिटर का ड्यूटी नहीं बनता है कि वो अपना ऑडिट रिपोर्ट में ये फैक्ट लिखे कि इन्होंने टीडीएस भरा नहीं है करके? जी बिल्कुल सर, ये जिम्मेदारी बनती है मैनेजिंग कमेटी की, क्योंकि एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है मैनेजिंग कमेटी, स्पेशली जो ऑफिस बैरियर्स है जो सोसाइटी को रन कर रहे हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड अदर कमेटी मेंबर्स। ये सब जो है ये सबकी एक जॉइंट लायबिलिटी होती है कि सोसाइटी के जो भी कंप्लायंस वर्क है या गवर्नमेंट के साथ जो भी टाइम टू टाइम कंप्लायंस वर्क है उसको फॉलो करें। अब ये जो टीडीएस अगर जो टाइम पे नहीं पे करते या जो भी इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं तो वो बकायदा मैनेजिंग कमेटी का नेग्लिजेंस है और वो बेयर भी होगा मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, क्योंकि मेंबर्स का तो इसमें कोई गलती नहीं है। मेंबर्स को तो ये चीज पता भी नहीं होती है बहुत सी बार, लेकिन ये चीज क्योंकि मेंबर्स ने सिलेक्ट करके या इलेक्ट होने के बाद जो है मैनेजिंग कमेटी को रिप्रेजेंट किया है, इन मेंबर्स के बिहाफ पे वो मैनेजिंग कमेटी उनका सोसाइटी रन करे। तो इट इज 100% responsibility of this managing committee, and the penalty or whatever the consequences are is faced by the managing committee. Sure, but अगर जब ये इनकम टैक्स का एक्शन आता है, that means after 3-4 years के बाद में आता है जनरली एक्शन, तो when action comes और ये जब मेंबर है जो मैनेजिंग कमेटी में नहीं है और इधर नया मैनेजिंग कमेटी आके बैठ गया, हाँ, तो जूना मैनेजिंग कमेटी का गलती है और अभी पोजीशन पे नया मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है, तो ये पेनल्टी का नारियल वो लोग के नया मैनेजिंग कमेटी का सर पे फूटेगा कि जूना मैनेजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, नए कमेटी मेंबर्स के हेड पे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा भी नहीं आएगा, बिकॉज उस टाइम पे जो भी कमेटी मेंबर्स प्रेजेंट थे ये ऑफ कोर्स उनका ही नेग्लिजेंस है। तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके उन पुराने कमेटी मेंबर्स को आप जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और जो ऑडिटर की बात आपने ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज मेंशन नहीं, तो ऑडिट जो है वो ऑडिटर का काम ही यही है। ऑडिट की डेफिनेशन ही यही कहती है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो प्रॉपर बनाए गए हैं कि उसमें कहीं लूप होल्स है, उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना ऑडिटर की मेन जिम्मेदारी होती है। तो अगर इन केस कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जहाँ पे कंप्लायंस वर्क प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ, तो इट इज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट दिस थिंग इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, सो दैट उस सोसाइटी जो अदर मेंबर्स है, उस सोसाइटी की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो जिसको वो अथॉरिटी रिपोर्ट करती है सोसाइटी, उनको भी पता चले कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और सोसाइटी की क्या पोजीशन है। तो ऑफ कोर्स इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर आल्सो टू रिपोर्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। मिस्टर सुरेश सिंह राणा। Good evening, sir.
ये मेरा क्वेश्चन है, ये महाड़ा की सोसाइटी है जिसने कन्वेंस के लिए अप्लाई किया महाड़ा में, और उन्होंने जो है किसी एजेंट को अपॉइंट किया और उसको उन्होंने एज प्रोफेशनल फीस जो है 14 लाख रुपया दिया, और उन्होंने जो है कुछ मेंबर्स के बिहाफ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी भी भर दिया, और मेंबर्स से उन्होंने उनको कोई परमिशन नहीं दिया था। तो ये मिस एप्लीकेशन और मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से जो है डिप्टी रजिस्ट्रार के इधर कंप्लेंट हुआ, और उसमें री ऑडिट ऑर्डर किया डिप्टी रजिस्ट्रार ने। री ऑडिट रिपोर्ट में जो है गवर्नमेंट ऑडिटर ने बोला कि इसमें 83 के अंडर जो है इंक्वायरी उसने रिकमेंड किया। 83 की इंक्वायरी हो गई, उसमें भी जो है वो जो भी कंप्लेंट के पॉइंट्स थे वो सब मतलब वो प्रूव हो गए कि हाँ भाई मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है और ऐसा है। इसमें उन्होंने 4 लाख रुपया जो है वो कैश में भी दिया है वो एजेंट को, 10 लाख रुपया चेक से दिया, 4 लाख रुपया जो है वो कैश में दिया, और उन्होंने जनरल बॉडी परमिशन भी इसका नहीं लिया। अभी जो है 88 का इंक्वायरी जो है वो इंस्टीट्यूट हो गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें एफआईआर फाइल हो सकता है क्या, और इसके लिए अगर हो सकता है तो क्या प्रोसीजर है, हाउ वी कैन गो अहेड इन केस वी कैन फाइल एफआईआर इन, प्लीज टेल मी। अगर आपको ऐसा लगता है राणा साहब कि सोसाइटी में फ्रॉड हुआ है, मिसचीफ हुआ है, चीटिंग हुआ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में प्रॉपर कंप्लेंट लेटर बनाइए, पुलिस स्टेशन को दीजिए, एक्नॉलेजमेंट लीजिए, इमीडिएटली बोलो कि अभी मेरा एफआईआर फाइल करो। पुलिस वाला टिपिकली बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है एफआईआर फाइल करने के लिए वगैरह वगैरह, तो उनको बोलना है आपको कि ठीक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस फाइल करो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का पावती या जो रिपोर्ट बनेगा उसकी कॉपी आपको तुरंत दे दी जाएगी। आपने जो एक्नॉलेजमेंट ले लिया एक वो मिल जाएगा आपको, और पुलिस वाला तो एफआईआर फाइल नहीं कर रहा है, हेंस वो चार्जशीट भी नहीं फाइल करेगा, यानी कि केस नहीं फाइल करेगा। इसके लिए आपको प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो जैसे प्रदेश जी ने बताया, अगर कॉन्ट्रैक्टर आदमी है तो शायद 1% या 2% टीडीएस है, डिडक्ट नहीं हुआ है तो वो एक ऑफेंस है। आप उसको इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कैश दिया हुआ है 5 लाख रुपया, उसका भी अलग से कंप्लेन कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर 5 लाख रुपया दिया हुआ है कैश में तो स्वाभाविक तौर से वो शायद अकाउंट्स में से यहाँ वहां से करके एडजस्टमेंट करके निकाला है। अगर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करता है तो वो ये सब चीजें खोल सकता है वो चीज। सेकंड ऑप्शन है री ऑडिट का, लेकिन आपने जैसे एफआईआर बात किया तो एफआईआर फाइल करके आगे बढ़ सकते हैं उस पर। री ऑडिट तो हो गया सर, उसके बाद 83 की इंक्वायरी भी हो गई है और अभी 88 की चल रही है। 88 में क्वारी होने के बाद में जो फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन का फिगर जो निकलेगा वो आपका कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार उनको ऑर्डर करेगा कि भाई रिफंड करो सोसाइटी को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो भी आपके बायलॉज में लिखा होगा। बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। 88 में पैसा वापस कर देगा, डीआर बोलेगा कि भाई आप 5 साल के लिए डीबार हो गए, बात आई गई होगी, उस पर क्रिमिनल एक्शन कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 88 के इंक्वायरी के बेस पे रिकवरी जो पैसा निकला 100 रुपए रिकवरी का सर्टिफिकेट निकला 88 के बेस पे, ये सारा लेके आप क्रिमिनल कंप्लेंट में फाइल कर सकते हो एडिशनली। यू कैन डू बोथ। तो सर मेरे को 88 की इंक्वायरी का रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा या अभी इनिशिएट कर सकते हैं? 88 का इंक्वायरी के लिए वेट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मजबूत मिल जाएगा। 88 की इंक्वायरी का हो सकता है दौरान डिप्यूटी रजिस्ट्रार एडजस्टमेंट वगैरह करके ये बोल दे कि मेरे हिसाब से इस पे कोई रिकवरी नहीं बनता है, ये जेन्युइन एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि एक सेक्शन भी है जिसमें लिखा हुआ है कि गुड फेथ में कोई खर्चा किया हुआ है तो वो माफ कर दिया जाता है। 71 है या 77 सेक्शन है, वो एक बार देख लीजिए आप। तो टिल यू गेट ए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, it is unwise to go to a magistrate court and file any criminal case. Next question is by Mr. Pankaj Shah. Yeah, this as per the we have also had conducted a re-audit against the society and a report was generated. Though it was almost 3 to 4 years back, and registrar has not taken any action on it. Is there any time limitation for it? Any action to be taken by an authority. There is a citizen charter, सब नागरिक का जो सनद जिसको मराठी में बोलते हैं सिटीजन चार्टर है, डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से
सब एक्शन उनको 15 से 45 दिनों के बीच के अंतराल में लेने हैं। वो नहीं भी लेता है तो उस अधिकारी का कुछ खास नहीं बिगड़ता है। आप बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप है उसका वहां से ट्रांसफर हो जाना। आप ये सोचोगे कि उसके ऊपर हजारों लाखों रुपए का पेनल्टी लग जाएगा या उसको जेल हो सकती है या वो डिसमिस हो जाएगा, वो सब तक नौबत तक पहुंचती नहीं कोई भी बात। नहीं, this was regarding the fraud in the society by the committee members as such, office bearers, which was found in the re-audit report also. He has mentioned, the officer has You asked mentioned. about the time frame. I have already answered you. You have any other questions, sir? Okay, and one more thing. What is the amount which has to be passed by the managing committee, maximum amount allowed, or it has to be passed in SGM? Well, if you refer typically, I am using the word typically to the bylaws. The bylaw says कि 1 लाख रुपया का एक्सपेंडिचर बिगर जनरल बॉडी के अप्रूवल के आप कर सकते हो। अगर आपके बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर साइड में देखोगे तो वहां तो 25, 30 लाख, 40 लाख का भी फिगर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो रूटीन एक्सपेंडिचर्स हैं, रोजमर्रा के खर्चे हैं, जो पगार पानी, सिक्योरिटी, गार्डन, बिजली वगैरह वगैरह, उसके लिए जनरल बॉडी का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन 75 के समय जब आप एजीएम करते हो तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस शीट के साथ में बजट प्रोजेक्शन देते हो, जो मैंडेटरीली जनरल बॉडी को अप्रूव करना कंपलसरी, विदाउट दैट योर एजीएम कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन कई कारण में कई समय पे ऐसा होता है कि मैनेजिंग कमेटी को ऐसा लगता है कि अरे हमारे कंपाउंड की वॉल गिर गई, थोड़ा सा काम था, 150 स्क्वायर फीट का काम था जिसमें 50,000 का खर्चा था, उन्होंने कर दिया। करते ये हुआ कि भाई कई बार आपने अपने घर पे भी देखा होगा, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि साहब इतना 50 रुपए का काम है, लेकिन काम करने के वक्त वो ये बोलेगा कि नहीं साहब अब तो ये भी करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आपके सोसाइटी का कंपाउंड वॉल गिरता है, एक्चुअल काम करने के वक्त कोटेशन बढ़ जाता है। मैनेजिंग कमेटी उस समय 1 लाख रुपए का अप्रूवल के लिए वेट ना करते हुए, बिकॉज दे आर द गवर्निंग एंड दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन 73(1)(ab) में 27 नंबर में, तो दे आर इंटाइटल्ड टू स्पेंड मोर देन 1 लाख रुपीज ऑफ द सेम, प्रोवाइडेड इट इज डन इन गुड फेथ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गुड फेथ का मतलब है इट शुड बी ए जेन्युइन एक्सपेंडिचर, paid by check, there should be proper voucher, proper bill, proper TDS deducted, proper GST deducted. So these are all the evidences for a legitimate expense, कानूनी तौर पे खर्चा किया गया एक्सपेंस का। ये सारी जो चीजें मैंने बताई, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूफ है। इससे ये साबित होता है कि वो एक्सपेंडिचर गुड फेथ में सोसाइटी के हित के लिए, सोसाइटी के भले के लिए किया हुआ है। तो ये 1 लाख रुपीज का जो क्राइटेरिया बायलॉज में लिखा है, उसको इजीली ओवरराइड कर सकते हैं। अच्छा, but the maximum amount is 1 lakh. Up to 1 lakh, if says, now this I was talking about consultancy charges of an architect. If he's submitted a bill, so whether it is necessary to call for an SGM or managing committee can pass, say around 60,000 rupees or so. For a non-routine expenditure, you do not take permission from the general body, as I explained, because that expenditure permission you are already taking it via your accounts, audit, budget projection sheet. However, if any expenditure is beyond that, then as I mentioned, my MC is entitled to do the needful. Abhi, your consultancy fees for a professional, can you tell me whether it is a routine expenditure or a non-routine expenditure? No, it What do you say, Mr.? It was a non-routine. Okay. So for any non-routine expenditure, you need to go back to the GB, take permission and do the needful. So for non-routine, what is the amount? Non-routine MC can expenditure जो GB प्रोवाइड करेगा, वो GB ने बोला इसको 80,000 रुपए देना है या 1.5 लाख रुपए देना है। काम के दौरान ये पता चलता है कि 1.5 लाख नहीं, अब तो 3 लाख रुपए लगने वाला है। And is it for the benefit of the society? Is it in the overall interest of the society? If all these criteria are satisfied, then under re-audit 81 ऑडिटर भी बोलेगा तो सही कि भाई ये परमिशन की बगैर खर्चा किया, लेकिन 83 के दौरान जब उसका रिटर्न स्टेटमेंट लेगा तो ये बोलेगा कि ये एक्सपेंडिचर जेन्युइन है, सोसाइटी में ये एसेट मौजूद है, ये दीवार खड़ी हुई है, ये फोटोग्राफ है उसके, ये बिल है, ये कॉन्ट्रैक्टर का बिल है,
ये जीएसटी दिया हुआ है, ये टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। अब जाली बिल पे आप टीडीएस तो डिडक्ट नहीं करोगे, अब जाली बिल पे आप जीएसटी तो नहीं भरोगे। तो दिस ऑल दिस एक्सपेंसेस प्रूव दैट इट इज ए जेन्युइन थिंग। So a consultancy bill, if it is sanctioned for 1 lakh rupees by the GP, for any unforeseen event, if that consultancy bill raises to say 2 lakh rupees, and if the managing committee can prove that it is a genuine expenditure, then the managing committee is not at fault. If however he is not able to prove for some reason, किसी कारणवश प्रूव नहीं कर पाता है, और आपने ये प्रूव कर दिया कि नहीं ये तो कंसल्टेंट ही जाली था, वहां पे था ही नहीं, ये टीडीएस का रिसिप्ट जीएसटी वगैरह जो है सब जाली है, वो तो उसका रिपोर्ट भी नहीं कंसल्टेंसी का कि भी क्या काम किया उस 2 लाख रुपए में, तब जाके वो फंसता है, नहीं तो फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। एनीवे, थैंक यू मिस्टर पंकज शाह फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you very much, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फैमिन हरिया। My question is regarding ऑडिटर कई बार 2-3 ऑलरेडी सेम इश्यूज आ चुके हैं। काफी सारी चीजें ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता है, काफी सारे वायलेशंस होते हैं और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बायलॉज होते हैं, सेक्शंस ऑफ एमसीएस एक्ट जो वायलेट होते हैं, वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में दिखाता नहीं है। और ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू ये है कि वो जो जनरल मेंबर्स है वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर से जज करते हैं कि भैया कमिटी ने काम सही किया है कि नहीं किया है। तो ऐसे ऑडिटर को कैसे एक्सपोज किया जाए, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा चीज है कि जो अभी एक क्वेश्चन आया था कि री ऑडिट के टाइम पे अगर कुछ फ्रॉड निकल रहा है तो स्पेशल ऑडिट में देयर इज अ प्रोविजन के ऑडिटर ने खुद ने ही एफआईआर करना है। ऐसा एक कुछ प्रोविजन है कि ऑडिटर ने खुद ने ही वो फ्रॉड के लिए रिलेटेड एफआईआर करना है, तो वो करते नहीं है, वो ऑडिटर्स करते नहीं है। ऑडिटर्स ऑलवेज भागते हैं और वो सोसाइटी की यानी मैनेजिंग कमेटी की फेवर में ही रिपोर्ट्स लेते हैं। सो हाउ टू, ये जो चीज है इसको कैसे रेगुलराइज करना चाहिए, ये जनरली देखा गया है। मेरे सामने ऐसे मैंने 15 से 17 सोसाइटियों का, बड़ी बड़ी सोसाइटियों का मैंने ऑडिट रिपोर्ट देखा है जिसमें रियलिटी कुछ अलग है और ऑडिट रिपोर्ट में वो वायलेशंस नहीं दिखाए हैं। इसके लिए कुछ इनपुट दे पाए सर तो बहुत यूजफुल होगा जनरल कम्युनिटी के लिए। ऑडिटर अगर फॉल्स रिपोर्टिंग करता है तो सेक्शन 81 एंड रूल 69-74 के बीच में प्रोविजन दिया हुआ है उसको प्रोसिक्यूट करने का। आप उसको लेके प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अगर ऑडिटर एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को बोलिए कि भाई ये आपका अधिकारी के पैनल ऑडिटर है, इनका ऐसा ऐसा रिपोर्ट है, आप एफआईआर दर्ज करो। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार भी नहीं सुनता है तो आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो, प्राइवेट क्रिमिनल केस फाइल कर दो मजिस्ट्रेट को। बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता, आसान चारा कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है बाय मोहन मिस्टर महादेव। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ सर आपने जल्दी बोला ना ये अगर साल का अपना कलेक्शन अगर 20 लाख से ज्यादा है तो हमको जीएसटी नंबर लेना है। तो ये जो जीआर या सर्कुलर जो भी गवर्नमेंट के आते हैं ये आपको अपन कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, उनसे वेबसाइट से या कहाँ से मिल सकता है? आप गूगल कर लीजिए, थैंक यू सर। आपको आंसर इजीली मिल जाएगा और आपको सेक्शन भी मिल जाएगा उसके अंदर। जस्ट गूगल रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अप टू व्हाट लिमिट करके आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। थैंक यू मिस्टर महादेव फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर दिनकर। Sir, am I audible? Yes, please, Mr. Dinkar, go ahead. We have got short time. Sir, please ask us one yeah, question. very short time, sir. It is regarding depreciation of the property. Sir has explained there are a lot of property which are depreciation. So he has also explained that land never depreciate. On the contrary, it appreciates. So is there any provision to mention appreciation price in the of the land? No, sir. There is no such laws actually. It is जनरली एक्सेप्टेड दी प्रैक्टिस, बिकॉज जो लैंड है वो बहुत ही स्कैरसिटी रिसोर्स है। दिन भर दिन जो है लैंड हमारी कम होती जा रही है, हमारे पास बढ़ नहीं रही है। किसी भी वैल्यू, किसी भी आइटम या कमोडिटी की प्राइस कब घटती है, जब हमारे पास वो बल्क में है,
जैसे अगर आपने कभी डीमार्ट वगैरह गए होंगे या कोई चीज में गए होंगे, तो अगर आप कुछ बल्क परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो वहां पे कैसा है कि आप बल्क में ले रहे हैं, इसके लिए आपको प्राइस घटा के मिलता है। लेकिन जो लैंड है वो ऑलरेडी हमारे पास कम है, और कम लैंड में भी मतलब कैसे है कि लैंड दो तरह की है, एक तो है एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरी होती है नॉन एग्रीकल्चरल। अब क्योंकि हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, सोसाइटी फॉर्म करनी होती है, उसके लिए हमें चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जिसपे हम बिल्डिंग को खड़ा कर सके, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हमारा मौजूदा रह सके। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, इसके लिए उसकी स्कैरसिटी है, उसकी वजह से उसका वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है, ना कि डेप्रिशिएट। आपके क्वेश्चन के लिए आंसर ये देता हूँ। आपका बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड में लैंड अलग से लिखा हुआ है, बिल्डिंग अलग से लिखा हुआ है। जो भी बिल्डिंग में लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, वो बैलेंस शीट फॉल्टी है, वो अकाउंटेंट भी फॉल्टी है, वो ऑडिटर भी फॉल्टी है। लैंड की कीमत अलग लिखनी है, बिल्डिंग की कीमत अलग लिखनी है। बिल्डिंग गिर गया अगर किसी कारणवश, तो आपके बैलेंस शीट में आप चेंज कैसे करोगे? एक चीज, अभी अगर लैंड के कॉस्ट आपने 100 रुपए लिखा हुआ एक जमाने में, आप कह रहे हैं आपको लैंड का एप्रिसिएटेड वैल्यू दिखाना है, तो एप्रिसिएशन का पैरामीटर है या नहीं है? मैं कहता हूं है। कैसे करना है आपको? आपको गवर्नमेंट वैल्यूअर अपॉइंट करना है और बोलना है कि भाई ये मेरा सीटीएस नंबर है, आप आओ मेरी जमीन पे, आज के दिन पे इस लैंड का रेटेबल वैल्यू क्या है आईजीआर के हिसाब से, रेडी रेकनर वैल्यू। जैसे अगर आज वो लैंड सेल करना है तो आज उसकी वैल्यू क्या है, तो आपका गवर्नमेंट वैल्यूअर आएगा। गवर्नमेंट वैल्यूअर आके ये बोलता है कि आपने बैलेंस शीट में 100 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट के हिसाब से इसका वैल्यूएशन 500 रुपए हो रहा है। तो जैसे ही उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया 500 रुपए का, आप अपना बैलेंस शीट में एजीएम में ऑडिटर को कॉपी देके आप इसको चेंज कर दो। ठीक है, अब आ गया, अगर अभी आ गया लैंड का डेप्रिसिएशन का। कई बार क्या होता है, आपकी लैंड बनी है एग्रीकल्चर जमीन पे या नॉन एग्रीकल्चर जमीन पे, है तो एक्चुअली जमीन ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जमीन गल गई हो, लैंडस्लाइड हो गया हो। हाँ, राइट होता है ना, जमीन गटर में निकल गई, रोड कटिंग में निकल गई, इसमें निकल गई, उसमें निकल गई, तो जमीन का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। जमीन का रीवैल्यूएशन के लिए फिर से गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट बोलता है हाँ भाई आपके इधर तो अभी कैनाल निकल गया है, वो जमीन अभी काम नहीं देगी, इसके लिए मैं जमीन का ये वैल्यू देता हूँ आपको, या रीवैल्यूएशन इस तरह करता हूँ। तो आपके जमीन के लगे हुए अगर पानी का नाला निकल रहा है, निकल रहा है, या कोई ऐसी वस्तु निकल रही है जिससे जमीन खराब होनी शुरू हो जाती है, तो आप उस जमीन का डीवैल्यूएशन का गवर्नमेंट सर्वे, गवर्नमेंट वैल्यूअर से सर्टिफिकेट ले सके, आप बैलेंस शीट चेंज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट वैल्यूअर का सर्टिफिकेट लेना इज कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर दिस पर्पस। Anyway, thank you, Mr. Here, for joining in. We won't be able to take any further questions. Mr. Rakesh Malhotra, last question by you, please. सर, जो एक्चुअली लायबिलिटी नहीं होती अकाउंटेंट में, जैसे स्टैटिक एक्सपेंस जो होता है, जैसे अप्रैल में वाटर चार्जेस आने वाले हैं 10,000 और हम लोग ने मार्च में उसका प्रोविजन कर दिया है 10,000 का, पर एक्चुअली बिल आया 8,000 का, तो 2,000 है ना, वो लायबिलिटी में निकल जाता है। तो वो लायबिलिटी फिर से कैसे निकालना है उसमें से वो 2,000? प्रीतेश जी, आपका फील्ड है। जी सर, तो सर वे कैसा आता है कि जो प्रोविजन किया हुआ है 10,000, उसमें से हम लोग ने मान लीजिए एक्चुअल जो आपने कहा कि पेमेंट हुआ है 8,000, तो बाकी का जो 2,000 है वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से होता है। जिस तरह प्रोविजन के वक्त हम एक्सपेंस को डेबिट करके प्रोविजन क्रेडिट करते हैं, उसी तरह पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम रिवर्स इफेक्ट देके उस अकाउंट से हम नलीफाई कर सकते हैं। तो उस समय पे जो आपका 10,000 का बैलेंस था, 8,000 पेमेंट में चला गया, 2,000 को हमने रिवर्स कर दिया। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स करके आप उसको बैलेंस शीट से हटा सकते हैं। Okay, thank you everybody, and thank you Mr. Pritesh Dedhia for giving your wonderful time for our once again.
once again, thank you so much, sir, for giving me such a nice opportunity. And this audience is a wonderful audience. It's my honor to share my knowledge. Once, thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thanks. And bye bye. Thank you everyone.